नाज़रीन आदाब, रूबरू के आज के एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में कुछ सवालात रह गए थे, उन पे फिर से आज चर्चा होगा। आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने सवालों की ओर। मेरा सवाल है, मनशियात के फैलने की वजूहत क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एक फैमिली अपने बच्चे के जज्बात को घर में अच्छे से समझे और उसको अच्छे से टाइम दे, जो उसके ख्वाहिशात है उनको समझ के उसका रिड्रेसल करने की कोशिश की जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, जिनका फरीज़ा बनता है कि अपने आस पड़ोस में नज़र रखें और जो लोग इस ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बहुत अहम रोल बनता है कि जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि ड्रग एब्यूज़ के हवाले से कुछ लोग सरगर्म हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको कर्ब करने की कोशिश की जाए। जैसे पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवली काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे लोगों को कर्ब किया गया जो ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, और उस कदम को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि ये खाली जो हमारी जो एजुकेटेड यूथ है वो ही नहीं जा रही। हमने देखे है कि जो अनपढ़ भी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो भी किसी और वजह से इस ड्रग की तरफ माइल होती है। तो वो सबसे बड़ी वजह है गरीबी। जो लड़का मतलब जिनको रोज़गार के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए थी, जहाँ पे वो कमा सके, तो जो वो उनको काम नहीं मिल रहा, अपने बच्चों को पाल नहीं रहा, तो वो भी वजह बन जाती है। तो फिर वो इस ड्रग्स का सहारा लेके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे कर ही रही है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो अहम ज़रूरत है वो हमें अपने घर से स्टार्ट करनी है। यतान ड्रग एब्यूज़ ए ड्रग एब्यूज़र ड्रग कत वथान, ड्रग कमो गरों मज वथान, ड्रग कम तुलान। यह वेशी जानवर इंसान आसान, यह ड्रग वोल यह कम कार कर, यह दिन अकिस नेशनल इंसान, अकिस शुद्ध साद इंसान, अकिस बाइज्जत इंसान दीन जिंदगी तित पे गुजारने कि इत पे इंसान गुजारान हेकान गुजार यचान। यह कत वथान, यह वथान गरीब घर मज, गरीब घर मज कत वत तथ घरस मज, यथ घरस मज कह सोर्स यह सोसाइटी मज करान नेगलेक्ट, यह घर यह गरीब करान नेगलेक्ट। अमिस तमाम यम स्कीम गवर्नमेंट की तरफ करान अमिस हरे यह सा यह बाईपास, ताकि यह गसा बिचार मजबूर यह कर खत। बहुत करान गुजारिश, अगर पुलिस अफसर आसना कह ड्रग एब्यूज़र लगस, तमिस पे ड्रग एब्यूज़र रटन कि तमिस पे तम मोल रटन, तमिस पे वुचन तमिस वजूहत क्या यह क्या गो यह मजबूर करने खतर, तो अमिस सजा गई दिन हमिस, ताकि यह गि। मे बे गुजारिश यह वनकस एप्स वेप्स वगैरह मोबाइल पे चलान यमो तो कर मीडिया तो खराब। मीडिया लट तुलान मोबाइल सुबह लॉकट बच वगैरह अथ दोन चोन पान आसान, नतीज नान कंसंट्रेशन ऑल अटेंशन गसान उमन कुन, रोजान पता गरुक कार क्या कर कम खतर कुछ अनान कुछ खावान कुछ चावान। ड्रग एब्यूज़ यह गरीब सद खतर दिव मेहरबानी कर तवजा, गरीबस करू सुविधा यम तमिस फैसिलिटी प्रत सतह पे तम करू तमिस बहाल। नती मे बसान टू सम एक्सटेंट हसा कर्ब, हेको एब्यूज़र रटित, हेको एब्यूज़र पथ गसित। देखा जाए तो आजकल हर जगह देखा जा रहा है कि ड्रग्स लेते हैं, ज़्यादातर तो यूथ ही लेता है। तो ये एक नेटवर्क की तरह होता है, हर जगह फैला हुआ है। अगर हम ये एक पेड़ की तरह है, इसकी हमें शाखों से लेके जड़ों तक जांचना है। अगर हम इसकी शाखें काट रहे हैं, हम कोई ड्रग कर रहा है, हम उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें उसके रूट को भी देखना है कि आखिर इसने ये लाया कहाँ से, कौन दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्री में देते हैं, चलो जब तक उनको आदत सी हो गई, तो जब आदत हो गई ये एक ऐसी नीड बन जाती है जैसे ऑक्सीजन है, ये एक नीड की तरह काम करता है फिर, तो इसको वो खुद नहीं छोड़ सकता जो ड्रग्स लेता है। तो हमें कुछ ऐसे चीज़ें ऐसे माहौल बनाना है कि नहीं, वो खुद ब खुद छोड़ने पे तैयार हो जाए। जब तक उसका माइंड नहीं बनेगा कि मुझे ये छोड़ना है, अगर उसको रिहैब में भी डालोगे ना, तो वो वहाँ से भी निकल के वो ड्रग फिर से ले लेगा। तो हमें इसके जड़ों तक पहुँचना है, तब जाके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में मनशियात की रोकथाम के लिए मजहबी स्कॉलर्स क्या रोल अदा कर सकते हैं? यूथ को यहाँ पे एंटरटेनमेंट और रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ है ही नहीं। अगर आप यूथ को एंगेज करते, उनको मेन स्ट्रीम लाइन करते या फिर आप उनको सपोर्ट्स में ले आते, उनको एजुकेशन की बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, तो शायद वो इसकी ओर नहीं जाते। ड्रग एब्यूज़ की बहुत सारी वजूहात है। उसका मेन रीज़न ये है कि यूथ जो है वो एलिनेट फील कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ के स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर है, सिर्फ उन्हीं का नहीं, हर एक समाज का जो भी फ़र्द है, यहाँ के समाज में जो हमारे क्रॉस सेक्शनस है, उसमें जो भी एक्टिविस्ट्स आते हैं या जो भी हमारे ऑरेटर्स आते हैं या जिनको एक असर व रसूख होता है समाज में, वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम मज़हब को आपने ड्रैग किया इसमें, तो मजहबी तफर्रुकात को बलाई ताक रख कर अगर हम सोशल इविल्स पे बात करें, डाउरी पे बात करें, ड्रग एब्यूज़ पे बात करें, यहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है उस पे बात करें, तो शायद यही अच्छा रहता। मजहबी स्कॉलर्स का एक इसमें बहुत अहम किरदार रहता है। वो एक टॉर्च बियरर की हैसियत से काम कर सकते हैं इसमें। मुझे लगता है अगर ड्रग्स को कंट्रोल करना है, सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा कर सकता है वो हमारे उलमा कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे मज़हब से रिलेटेड है जिसमें कि कम से कम अगर कुछ नहीं तो हफ्ते में हम अपने मज़हब के रिलेटेड एक प्रोग्राम जुमा के दिन करते हैं। अगर हमारे उलमा चाहेंगे महीने में एक जुमा या हफ्ते में एक दिन हम इस ड्रग एडिक्शन के बारे में एक प्रोग्राम बनाएं और हर जुमा या किसी नमाज पे अपने नौजवानों को इस उलमा के ज़रिए से इस ड्रग्स के बारे में बताए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बात हम अपनी भी नहीं सुनते हैं जितना कि उलमाओं की सुनते हैं। अगर इस ड्रग्स के बारे में ज़्यादा उलमा बातचीत करें तो मुझे लगता है कि ये हमारे यूथ से ड्रग्स गायब करने का सबसे आसान तरीका है। अगर हम देखेंगे इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो टीन एजर्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका जो मेन जो इस पे काम कर सकता है वो इसकी फैमिली है। अगर हम यूजुअली मैंने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर हम 100 सैंगडू में अनएम्प्लॉय पर्सन लेंगे, यहाँ से अगर हम उसमें थोड़ा वो सेंसस करेंगे कि उसमें कितने ड्रग यूज़र्स होंगे, उसमें बहुत कम होंगे। मतलब ये कहना कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए हम ड्रग यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितने मैंने अपने लाइफ में गेस्टेड ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स ऐसे देखे कि जो ड्रग यूज़ करते हैं, उन पे कौन सा असर होता है, कौन से अनएम्प्लॉय होते हैं, कौन से पैसे नहीं होते उनके पास, और जो हम कहते हैं ये गरीब है, ये कुछ नहीं है, ना अमीर है ना गरीब है, इट्स ओनली माइंड सेट। थैंक यू सो मच। उलमा का रोल बहुत अच्छा रहेगा अगर हमारे आलिम दीन मस्जिदों में ये तबलीग करेंगे कि इसके असरात क्या है। शायद ये नौजवान जो आज का है ये नहीं समझता है कि ये समझता है कि मैं ये गपशप करता हूँ, ये नशा करता हूँ, मगर ये नशे के जो असरात है इसके मुज़िर असरात से ये नावाकिफ़ है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो नशा करते थे, उनके जो बच्चे हैं वो एबनॉर्मल है। ये उस नशे का असर है, उस जहर का असर है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ इन नौजवानों से भी, आप हर एक नौजवान को जिसके भी साथ आपको बात हो जाए उसे समझाओ कि इसके मुज़िर असरात क्या है। उलमा तो जुमा के दिन करेंगे, उनका रोल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपसे भी गुजारिश है और उन बच्चों से मेरी गुजारिश है, ये लड़कियां मेरी यहाँ बैठी है, उनसे भी मेरी गुजारिश है, ये सबसे पहले लड़कियां ये पता करे कि ये कोई नशा तो नहीं करता है। ये भी पछताएगी उम्र भर कि जब उसका एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा तो फिर दोनों को रोना है उम्र भर।
वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरू। मेरा सवाल अब ख़वातीन के हवाले से है, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौन से इक़दामात होने चाहिए? खासकर देखा गया है कि जब एक लड़की पैदा होती है खुशी नहीं होती, क्योंकि लड़का चाहिए होता है, क्योंकि उस पर उम्मीदें टिकी होती है कि ये कल को घर चलाएगा, कल को ऐसा करेगा, कल को वैसा करेगा। एक लड़की के लिए वैसा नहीं सोचा जाता, उसको वो हक भी नहीं दिया जाता। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को वो हक मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक बार एक लड़की की सोच को देखा जाए, वो किसी से कम नहीं है, वो आगे तक जा सकती है, बस उसे मौके की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो वो आगे जाके ही रहेगी। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब बेटे नाम रोशन कर सकते, बेटियां नहीं। आज अगर आप देखें तो हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं। मुझे लगता है कि जो ये सवाल है इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें एक लेवल में लाना होता है, एक लड़की और एक लड़के को। जैसे अभी मेरी बहन ने अच्छा जवाब दिया कि बेटी पैदा होते ही जहन में कुछ सवालात खड़े होते हैं कि अब बेटी पैदा हुई है तो इनसे वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन जो दौरे हालात में देख रहा हूँ, जो 35 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है, तो अगर हम देख रहे हैं कि उनकी शादी आज तक नहीं हुई है, तो क्या वजह है कि उनकी शादी आज तक नहीं हुई? वजह यही है, जो हमारा यहाँ पे सबसे जो बुरा असर पड़ा है वो जहेज़ का पड़ा है। लेन देन के मामले में हम उस चीज़ से अभी भी बाखबर नहीं है कि ये जो लेन देन हमने रखा है, ये बुरी रस्म जो हमने पैदा की है, पहले हमें इस चीज़ को दूर करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और आए दिन जो हमारी बहनों के साथ, चाहे वो राजौरी हो, बारामूला हो या बहुत सारे एरियाज़ जो सोशल मीडिया या इस मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी छोटी बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इस पे फास्ट ट्रैक पे कुछ अमल होना चाहिए कि जैसे उस मुलज़िम को पकड़ते हैं, फिर उसमें जो महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इंसाफ की उसमें कोई गुंजाइश है। मेरी यहाँ पे एक सिस्टर है जिन्होंने बोला कि हमें हक मिलना चाहिए, जो कि हमें मिलता नहीं है। लेकिन वो हक कैसे नहीं हमें मिलता है? हमें अब अगर कोई किसी को मतलब किसी लड़की को कोई घर वाले अब सपोर्ट कर भी लेते हैं, चलो अगर इसकी ड्रीम्स है किसी भी फील्ड में, ये जाना चाहती है तो जाए, बट कोई ना कोई यहाँ के अपने ही जो आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं देखो ये उसकी बेटी है, देखो कैसे जा रही है। ये चीज़ें हमें रोकती है, यही समाज हमें रोकता है। अगर आप ये बोलेंगे कि चलो देखते हैं एक बार क्या करती है, अब देखिए तो सही यही एक लड़की क्या कर सकती है। ये करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है, बट जो हमारे अपने ही लोग होते हैं वो हमें नहीं करने देते, क्या सोच के कि पता नहीं ये क्या करेगी, वो क्या करेगी, ये क्या करेगी। लेकिन ये सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या नहीं कर सकती है, जो कि हमें कोई नहीं बोलता है। हर किसी बात पे ये बात होती है कि ये लड़की है नहीं कर सकती है। अगर एक बार हमें मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम आज से पीछे 1450 साल जाए तो जब हम देखेंगे कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्पावरमेंट दिया एक वुमेन को, ये तब की बात है जब हमारी माएँ या हमारी बहनें या हमारी बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था ज़मीन के नीचे। तो एक आदमी ने फ़िक्र व ज़िक्र की, इसको अपना हक दिया। और इस्लाम कहता है कि एक आदमी की अगर ज़हनियत खुल जाए, उसको हम तालीम दे दे, तो वो एक अफराद की तालीम के बराबर है। मगर अगर हम एक औरत को तालीम याफ्ता बनाए तो इसका मतलब हुआ कि एक पूरा घर
तालीम याफ्ता बने। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि अगर एक और कहावत है दुनिया में, जन ज़र ज़मीन, 3 चीज़ें ये फितना बन जाती है। तो अगर इन चीज़ों को हम अपने हाथ से दूर कर दे तो दुनिया में इतने फितने होंगे कि कत्लो गारतगरी इतनी होगी कि कोई इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा। अब मैं अपनी बहन, अपनी माँ को या इस लड़की को कहता हूँ, क्या आप हज़रत आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनना चाहती हो तो उनका लाहे अमल ले लो। You want to change the world, then change your thinking. And if you want to change your thinking, then you have to change your perceptions regarding the particular issues. तो जो ये सवाल है इसका बिल्कुल मुख्तसर जवाब दूंगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका ज़िम्मेदार खाली हमारा घर है। हम सरकार को दोष नहीं ठहराएंगे हर मसले पर, हमारा घर उसका ज़िम्मेदार है। क्योंकि जब हमारे घर में एक बेटी पैदा हो जाती है तो हम उसी टाइम एक इनजस्टिस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग आवर सन एंड डॉटर। तो सबसे पहले इसीलिए ये कोटेशन यहाँ पर बोलनी पड़ी कि हम सरकार को दोष ठहराते हैं हर एक इशू पर, तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स ज़िम्मेदार है। एक तो पेरेंट्स ज़िम्मेदार है क्योंकि वही पेरेंट्स है जो एक लड़के को कॉलेज भेजते हैं और उसकी फिक्र नहीं करते। अगर उनका बेटा 7 बजे भी घर वापस पहुँचता है तो कोई उसके बारे में जिक्र ही नहीं करता। सेम इज़ द केस विद हियर, जब हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है, अगर उस बेचारी को कहीं ना ट्रैफिक की वजह से घर 5 मिनट लेट आ जाते हैं तो घर में एक तूफान सा आ जाता है। तो इसके ज़िम्मेदार हमारे पेरेंट्स से हमें घर में अपनी सोच बदलनी होगी। उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी में मतलब ये सोच बदल जाएगा। उसके बाद सरकार जो है हमारी वो इस मामले पे बिल्कुल गौर व फिक्र करेगी। मुझे नहीं लगता है कि आज कहीं ना कहीं सरकार ने किसी किस्म की कसर छोड़ी है लड़कियों के लिहाज से। तो एक लड़की को ब्रेव बनना चाहिए। एक लड़की को ना जो उन पे भूंकते हैं ना लोग, दे शुड इग्नोर दोज शिटी पीपल जो उन पे भूंकते हैं कि ये लड़की घर से निकलती है पता नहीं क्या करती है। जिस लड़की को कुछ गलत करना होगा वो पर्दे में भी कर सकती है और पर्दे के बाहर भी कर सकती है। तो यहाँ पर खाली एक सलूशन देना चाहूँगा इन बहनों को कि उनको जो उनकी सोच है, थिंकिंग है, उनको ब्रेव बनना चाहिए। उनमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि उन पे लोग भूंकते हैं तो उनमें ये मतलब इसको कहते हैं द लेवल ऑफ पेशेंस उनमें होने चाहिए। दे हैव टू ओनली क्रिएट द लेवल ऑफ पेशेंस, आफ्टर दैट ये एम्पावरमेंट जो है ये नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से आज भी जो मस्जिदों में जो लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा है, मैं उन मौलवी साहब को भी बताना चाहता हूँ जो जहाँ पे जिस स्टेज पे हो कि वुमेन ये हमारी बेटी है, आप डॉवरी के मुताबिक बात कीजिए, डॉवरी ना ले, इनको सताया ना जाए, अपने मायके वाले इनको सताए ना, ये हमारी बेटियाँ हैं इनको सताया ना जाए, इनसे डॉवरी ना ली जाए, कितने इशू, इनको पीटा ना जाए, जलाया ना जाए, खुदकुशी पे में। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि इनको एक अपनी ताकत दे और लड़कियाँ उठे और अपना हक मांगे। ये हक मांगे कि हम किसी से कम नहीं है, हमारा एक हक है, हम इस समाज जैसे लड़के हैं, हम भी आपकी बहनें हैं, आपकी माएँ हैं, हम इस समाज का बेहतरीन और आपसे बढ़कर एक हिस्सा है जो इस समाज को आगे ले जा रहा है। तो हमें इन्हें खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और लोगों को, तालीमी इदारों को हर जगह यही बोलना चाहिए कि एक लड़की के साथ, एक बहू के साथ, एक बेटी के साथ, एक माँ के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिसके घर में, अगर किसी के घर में 5 लड़के और 1 लड़की हो, इतना परेशान हो 5 लड़कों की वजह से नहीं होता है जितना 1 लड़की की वजह से होता है, क्योंकि उसको पता है कल को इसको पढ़ाना है, इसको शादी करनी है, डॉवरी देनी है। ये हमने खुद बनाया है, सरकार की इसमें कहाँ कमी है? ये हमारी कमी है कि हम लड़की वालों से मांगते हैं हमें क्या चाहिए, हम डिमांड करते हैं। हम ही लड़के वाले भी है और हम ही लड़कियां वाले भी है। लोग वहाँ पे बड़े बड़े नारे देते हैं, मस्जिदों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समाज का जो हिस्सा है, जो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल
ख्याल से सबसे बड़ा सोशल इशू है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए। ये हर एक गुनाह का इस वक्त मेरे ख्याल से जन्म देता है, हर एक गुनाह का सबसे बड़ा आगे चलाने वाला यही काम है। इसलिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इससे हमारे समाज के बड़े बड़े मसले जो है, बड़े बड़े गुनाह जो है, वो इस ज़मीन के नीचे दब सकते हैं। हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए। पहले हमें देखना है कि क्या हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में हमने ऐसा निज़ाम क्रिएट किया है कि जहाँ पर एक लड़की जब वो 30 साल से ज़्यादा उम्र उसकी हो जाती है या 40 तक पहुँच जाती है, फिर उसकी शादी नहीं हो पाती। क्या अच्छा तम इदार बनमित पन्न इलाकन मज कि यथ मज इस बैतुल माल वुचान या बाकी इदार बनावान, क्या अच्छा अत पे शुरुआत कर्मस? क्या हमने इस पर कोई ऐसी शुरुआत की है कि एक बाप जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है वक्त पे, क्या ऐसा हमने उस पर ऐसा निज़ाम क्रिएट किया है कि इसकी वक्त पे शादी हो सके? तो ये एक एम्पावरमेंट की बात है। हम ऐसे एम्पावर कर सकते हैं एक औरत को, एक ख़वातीन को। अगर कोई पढ़ नहीं सकती है कोई लड़की, उसके पास उसकी वक्त पे फीस जिसकी हम बात करें, या पहनने को कपड़ा, क्या हमने एक, जैसे अभी हम देखते हैं कि ओल्ड एज जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं अपने घरों से निकाले दिए जाते हैं, क्या हमारे समाज में ऐसा पैसा ऐसी चीज़ों के लिए एक कलेक्शन हम करते हैं? कोई इदारे हैं जिनके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड हो? मैं भी 3 बेटियों का बाप है, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। मेरी बेटी का मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरा ताज है घर में, मेरी रोशनी है घर में। मैं उनके तमाम लवाजमत पूरा करता हूँ। जब वो बाहर निकलती तो वहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि गरीब कौन है अमीर कौन है। जेंट्स में फ़र्क नज़र दूर से आता है, गरीब कौन है अमीर कौन है। जो एम्पावर करना है किस तरह, IAS अफसर यहाँ पर है, IPS अफसर यहाँ पर है, बहुत से, जिस तरह हमारे भाइयों ने और बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अफसर्स हैं। हमने एम्पावर हर तरीके से, हम किसी की अपमान नहीं करते, हम किसी की बेटी की अपमान नहीं करते। बेटी हमारी आँख की रोशनी है, बेटी हमारे घर के ताज है। हम इसके ताज की तरफ देखते हैं और ताज की तरफ हम इनकी इज्जत और रेस्पेक्ट देते हैं। और वो कौन है बाप? उन गद्दों की बात मत करो। जो गद्दा कहेगा, नाराज़ होगा, मेरी हाँ बेटी पैदा होगी, वो कौन बाप कहला सकता है? कैसा बाप कहला सकता है? वो क्या मुसलमान है, वो क्या हिंदू है, वो क्या सिख है, जिसके घर में ये होगा कि वो मेरी वहाँ बेटी आ गई, उसको पता ही नहीं कि मेरे यहाँ बेटी आई, वो क्या आया। मैं 2 सवाल एक साथ करूंगी। मेरा पहला सवाल है, क्या गवर्नर रूल आम सरकार से बेहतर है? दूसरा सवाल है, वादी कश्मीर में बढ़ते हुए सड़क हादसात के पीछे क्या वजूहात है? गवर्नर रूल से बेहतर है अगर हमारे जम्मू कश्मीर में एक अच्छी सी हुकूमत बन जाए, क्योंकि गवर्नर रूल से, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बात करें, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पहुंचना पड़ता है गवर्नर से मिलने के लिए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में MLA होते हैं तो हम उनके पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मुझे लग रहा है गवर्नर से बेहतर है अगर जम्मू कश्मीर में एक अच्छी सी हुकूमत बन जाए। यहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट के जो ऐसी पैसों से, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पैसों से लाइसेंस देते हैं, ये वो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत कर रहे हैं। और कश्मीर में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया है और इसीलिए ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और हमारे लड़कों को पता भी नहीं होता है, जो ड्रग्स करके दवाई लेते हैं, फिर उसके बाद वो ड्राइव करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उसके साथ साथ फिर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते रहते हैं। इट इज़ डेमोक्रेसी हियर, ये अजीम जमहूरी मुल्क है। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। हाउ वी कैन से इट इज़ बेटर देन गवर्नर रूल, या गवर्नर रूल इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर एक का रोज़गार है। अगर यहाँ अवामी रूल हो, अगर यहाँ नुमाइंदे बनाएंगे, जिस तरह के पंचायत राज हुआ है, अगर 1,000 रुपये वो तनख्वाह देते हैं 5 को, और कितने लोगों का रोज़गार मिला। अगर सरपंच यहाँ आए, एक हल्के में 3 दिन, उनका भी रोज़गार बना। इसी तरह जमहूरियत यहाँ बिल 4 इलेक्शन कराया जाए, ताकि यहाँ एक रोज़गार का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो अपने ग्रीवेंसेस हैं वो अपने नुमाइंदों तक पहुँचाए।
गवर्नर राज में ये मुमकिन नहीं है, हर एक का वहाँ जाना आना है। और दूसरा आपने क्वेश्चन पोज किया है कि एक्सीडेंट्स बाय एक्सीडेंट्स occurs in the here. It is two main causes. One main cause is that narrow road system here. ये जो रास्ता यहाँ पर है 70 से बने हुए हैं, गाँव की हालत इससे बदतर है। ये तो हमारा नेशनल हाईवे है। और दूसरा मतलब वो जो जानते नहीं गाड़ी चलाना उनको लाइसेंस देना, या गाड़ियों की भरमार यहाँ पर कोई पूछने वाला इनको नहीं है। ये भी मेन मकसद है गाड़ियों यहाँ पर एक्सीडेंट होने का। हमें चाहिए कि जमहूरियत का जो निज़ाम पूरी दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पर हमारे मुल्क का है, तो हमें उसी की तरफ आइल होके वही निज़ाम यहाँ पर कायम व दायम करना पड़ेगा। दूसरा सवाल जो कि मुझे लगता है ज़्यादा अहम सवाल है कि आए दिन हमारे रास्तों पर जो हादिसात होते हैं उसके हवाले से हम यही बात अपनी आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम नज़र डालते हैं अपने रोड सिस्टम पर और नज़र डालते हैं एक डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री पर, उनके रोड सिस्टम में क्या फ़र्क है और हमारे जो रोड सिस्टम है, जिसको कि हम रोड सिस्टम भी नहीं कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं कच्चे पक्के रास्ते। आज से 50-60 साल पहले जो कि हमारी इंटरनेशनल लाइफलाइन नेशनल हाईवे की है, वो तो वही की वही रही है। आज से 60 साल पहले जो हमारे पास रास्ता है और जिसको कि कहा गया है इंटरनेशनल लाइफलाइन, वो जैसे कि तैसी ही है। और जितनी भी नई गाड़ियाँ, नए मशीनरियाँ सड़क पर आ रही हैं, वो तो आनी बंद नहीं हुई, मगर हमारी इंटरनेशनल लाइफलाइन जो है, हमारा नेशनल हाईवे, वो तो वहीं का वहीं रहा। मेरा आखिरी सवाल है अब, अगर देखा जाए हर इलाके की अपनी खुसूसियत होती है, खूबी होती है, आप मुझे बताइए पटन इलाके की क्या खूबी है? पटन सुर छटन स्वन वटन। और अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल आलम साहब ने ये कहावत लिखी है पटन के बारे में। और पटन हमारा एक ऐसा तहसील है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, एक वक्त की राजधानी भी हुआ करती थी, जहाँ से ट्रेड होता था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड होता था वो हमारे इसी पटन से ही होता था। बड़ बार खूबी ये सोन इस मेव पटनस अंदर यह सबसे मीठा, यह जम्मू कश्मीर, खास कर जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली मज वो अम कस्म म्यूट ूट तो कुछ जाए यूत सैनिस पटनस अंदर। दोम खूबी ये पटनिक ऐसा ये मरकजी हैसियत थावान, मरकजी हैसियत सूरत तमाम दुख दर्दस में शामिल, तमाम दुख दर्द समझान और तमाम इंशाल्लाह बकार। त्रेम खूबी ये जन मेहमान नवाजी मज पटन अत मज अवल, शक्ल मज ते अवल, काम मज ते अवल, कारस मज ते अवल और प्रत कुछ कारस मज सयासी मैदानस मज इंशाल्लाह अवल। यह खास कर पटन खूबी। और बेस मज कम्युनिटी सिख पंडित और शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी सारी बाय बाय मिलनसार पान वन यह कारवान दुनिया चलावान बाकी। नाज़रीन, अगर आपका कोई मशवरा हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।